नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 23 अक्टूबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है जो सीखते हैं पाकिस्तान के बच्चे मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद खान और एमयू है पाकिस्तान के जनक, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु जी ने। आज का हमारा विषय पाकिस्तान को लेकर है, उनके बच्चे जो सीखते हैं सर सैयद खान एवं एमयू के संबंध में। जानते हैं आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। आज के पाकिस्तान में जिन्ना, इकबाल और सर सैयद अहमद खान तीनों व्यक्ति पाकिस्तान के जनक के रूप में माने जाते हैं। वहाँ के स्कूली पाठ्यक्रमों में तीनों हिंदू मुस्लिम अलगाववाद पर बल देने और पाकिस्तान निर्माण के लिए आवश्यक विभाजनकारी मानसिकता को प्रोत्साहन देने वाले नेताओं के रूप में वर्णित हैं। जिन्ना और इकबाल प्रारंभ में जहां स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़े और बाद में औपचारिक या औपनिवेशिक प्रपंच का महत्वपूर्ण हिस्सा बने, वहीं सैयद अहमद खान ने 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद भारत में दो राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन किया था। पाकिस्तान ने अपनी अलग पहचान को रेखांकित करने के लिए गांधी जी, नेताजी बोस या फिर भगत सिंह के सम्मान में अपने किसी भी सार्वजनिक भवन, संस्था या फिर सड़क का नाम नहीं रखा। खान के नाम पर कई संस्थान एवं भवन भी हैं, जिनमें कराची का सर सैयद अहमद इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सर सैयद कारी कॉलेज और रावलपिंडी स्थित प्रख्यात एफजी सर सैयद अहमद खां कॉलेज आदि शामिल हैं। सर सैयद अहमद की 200वीं जयंती पर पाकिस्तान ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया और आज भारत में उनकी विरासत को राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाया गया। खान के भ्रामक और मिथकीय महिमा मंडन की पृष्ठभूमि में सत्य की खोज आवश्यक है। 17 अक्टूबर 1817 को जन्मे खान 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े अंग्रेजों का विश्वास जीतकर वह 1867 में एक न्यायालय के न्यायाधीश भी बने और 1876 में सेवानिवृत्त हुए। अप्रैल 1869 में खान अपने बेटे के साथ इंग्लैंड गए, जहां 6 अगस्त को उन्हें ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया। 1887 में उन्हें लॉर्ड डफरिन द्वारा सिविल सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शामिल एवं नामित किया गया। इसके अगले वर्ष उन्होंने अंग्रेजों के साथ राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने और अंग्रेजी शासन में मुस्लिम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अलीगढ़ में संयुक्त देशभक्त संघ की स्थापना की। खान बहादुर के नाम से प्रख्यात सैयद अहमद खान की वफादारी से खुश होकर ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें वर्ष 1898 में नाइट की उपाधि दी थी। वर्ष 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ देश में पूर्ण स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग उठने लगी, तब उन्होंने हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदू या हिंदी बनाम उर्दू, संस्कृत बनाम फारसी का मुद्दा उठाकर मुसलमानों की मजहबी भावनाओं का दोहन किया। उन्होंने यह विचार स्थापित किया कि मुसलमान का दैवीय कर्तव्य है कि वे कांग्रेस से दूर रहें। अपने इस अभियान में वह काफ़ी हद तक सफल रहा। ऐसा अनुमान है कि उस कालखंड में देश के बहुत कम मुस्लिम ही गांधी जी के अखंड भक्त या भारत के सिद्धांत के साथ खड़े हैं। शेष मुस्लिम समाज की सहानुभूति पाकिस्तान के साथ थी। यह ठीक है कि उनमें से अधिकांश भारत में ही रह गए। 16 मार्च 1888 को मेरठ में दिए गए खान के भाषण ने भारत में मजहब आधारित विभाजन के वैचारिक दर्शन का शिलान्यास कर दिया। उनके अनुसार, सोचिए यदि अंग्रेज भारत में नहीं हो तो कौन सा शासक होगा? क्या दो राष्ट्र हिंदू और मुसलमान एक ही सिंहासन पर बराबर के अधिकार में बैठे हो सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं। आवश्यक है कि उनमें से एक दूसरे को पराजित करें। जब तक एक कौम दूसरे को जीत न ले, तब तक देश में कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती। मुस्लिम आबादी हिंदुओं से कम है और कांग्रेसी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मुस्लिम तो कम ही हैं, किंतु उन्हें कमज़ोर नहीं समझा जाए। वे अपने दम पर मुकाम पाने में सक्षम हैं। खान के अनुसार 700 वर्षों तक हमने जिन पर शासन किया, उनके अधीन रहना हमें अस्वीकार्य है। अल्लाह ने कहा है कि मुसलमानों का सच्चा मित्र केवल ईसाई ही हो सकता है, अन्य समुदाय के लोगों से दोस्ती संभव नहीं।
हमें ऐसी व्यवस्था को अपनाना चाहिए जिससे वे हमेशा के लिए भारत में राज कर सके और सत्ता कभी भी बंगालियों के हाथ में न जाए। वह कांग्रेसियों को अक्सर बंगाली कहकर संबोधित करते थे क्योंकि उस समय कांग्रेसी नेतृत्व के बड़े हिस्से पर बंगाली काबिज थे। अपने एजेंडे के तहत खान ने 1875 में एक शैक्षणिक संस्था की शुरुआत की जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और अंततः वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU के रूप में स्थापित हुआ। यह एक तथ्य है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने वर्ष 1941 में इस विश्वविद्यालय को पाकिस्तान की आयुधशाला की संज्ञा दी। इसी तरह 31 अगस्त 1941 को AMU छात्रों को संबोधित करते हुए मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान ने कहा था, हम मुस्लिम राष्ट्र की स्वतंत्रता की लड़ाई जीतने के लिए आपको उपयोगी गोला बारूद के रूप में देख रहे हैं। बाद में लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। वर्ष 1954 में आगा खान ने अलीगढ़ के छात्रों के लिए कहा था, सभ्यता के इतिहास में विश्वविद्यालय देश के बौद्धिक और आध्यात्मिक जागरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। हम यह गौरव के साथ दावा कर सकते हैं कि संप्रभु पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ। सैयद खान मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार के लिए चाहते थे ताकि मुस्लिम समाज अपने वैश्विक साम्राज्य की बेहतर तरीके से खिदमत कर सके और अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुओं के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाए। खान के समय से लेकर जिन्ना के समय तक मुसलमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहकर आलोचना करते रहे। कांग्रेस ने मुसलमानों की आम भागीदारी अल्प रही। 1946 का अंतरिम चुनाव ने मुस्लिम मतदाताओं का मुस्लिम लीग के प्रति भारी समर्थन दर्शाया। मुस्लिम लीग साधारणतः अंग्रेजों का वफादार रहा। फिर भी क्या कारण है कि मुसलमान लीग स्वतंत्रता भारत में कई दशकों तक यह मुसलमानों का सर्वाधिक प्रिय पार्टी बनी रही? बात यह तय है कि स्वतंत्रता सह बंटवारा की सुबह मुसलमान हिंदुओं के प्रति कोई विशेष प्रेम विकसित नहीं कर पाए। कांग्रेस शासन के दौरान अनेक बड़े दंगे भारत में हुए तथा इस विरोधाभास का उत्तर तब मिलता है जब हम सुविधा में गठजोड़ की तरफ देखें। एक तथ्य यह भी है कि अल्पसंख्यक दर्जा के बिना ही यूनिवर्सिटी के 90% छात्र और शिक्षक मुस्लिम हैं। फखरुद्दीन अली अहमद के जीवनीकार रहमानी बंटवारे में अलीगढ़ की भूमिका के बारे में कहते हैं, 1940 के बाद मुस्लिम लीग ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों के प्रसार के लिए इस यूनिवर्सिटी को एक सुविधाजनक और उपयोगी मीडिया के रूप में इस्तेमाल किया और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का जहरीला बीज बोया। यूनिवर्सिटी के अध्यापक व छात्र सारे देश में फैल गए और मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान बनाने का उद्देश्य क्या है और उससे फ़ायदे क्या हैं। अक्टूबर 1947 में ऐसा पाया गया कि पाकिस्तान सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपना सेना के लिए अफसरों की नियुक्ति की। उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को यूनिवर्सिटी के उप कुलपति को आदेश देना पड़ा कि कोई पाकिस्तानी अफसर यूनिवर्सिटी न जाए और यूनिवर्सिटी न आने पाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संदिग्ध इतिहास के बावजूद सेक्युलर गुड कानून बनवाने में व्यवस्था व्यस्त है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। आगा खान ने 1954 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को निम्न शब्दों में भेंट दी। प्राय विश्वविद्यालय ने राष्ट्र के बौद्धिक व आध्यात्मिक पुनर्जागरण के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। अलीगढ़ भी इससे भिन्न नहीं, लेकिन हम गर्व के साथ दावा कर सकते हैं कि यह हमारे प्रयासों का फल है, न कि किसी बाहरी उदारता का। निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि स्वतंत्र सार्वभौम पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही हुआ था। मार्च 16, 1888 को मेरठ में दिए गए खां के भाषण का संक्षिप्त उल्लेख ज़रूरी है। क्या इन परिस्थितियों में संभव है कि दो राष्ट्र मुसलमान व हिंदू एक ही गद्दे पर एक साथ बैठे और उनकी शक्तियां बराबर हों? ज़्यादातर ऐसा नहीं। ऐसा होगा कि एक विजेता बन जाए और दूसरा नीचे फेंक दिया जाए। ऐसी उम्मीद रखना कि दोनों बराबर होंगे असंभव और नासमझ है।
या तो समझ से परे। साथ ही इस बात को भी याद रखना चाहिए कि हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की संख्या कम है। हालांकि उनमें से काफ़ी कम लोग उच्च अंग्रेजी शिक्षा हासिल किए हुए हैं, लेकिन उन्हें कमज़ोर व महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। संभवतः वे अपने हालात स्वयं संभाल लेंगे। यदि नहीं तो हमारे मुसलमान भाई पठान पहाड़ों में असंख्य संख्या में टूट पड़ेंगे और उत्तरी सीमा प्रांत से बंगाल के आखिरी छोर तक खून की नदी बहा देंगे। अंग्रेजों के जाने के बाद कौन जीतेगा, कौन विजेता होगा, यह ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करेगा। लेकिन जब तक एक राष्ट्र दूसरे को नहीं जीत लेगा और उसे आज्ञाकारी नहीं बना लेगा, तब तक शांति स्थापित करना संभव नहीं। यह निष्कर्ष ऐसे ठोस प्रमाणों पर आधारित है कि कोई इसे इनकार नहीं कर सकता। आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।